और जिनमें जज्बा होता है आगे बढ़ने का, वही इस आग के रास्ते को पार करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं और अपनी एक पहचान अनन्या जैसा बनाते हैं। जितनी भी किताबें लिखी गई एक अनुभव से ही लिखी गई है। तो मैं अपने आप से ही वो प्रश्न करती थी कि मेरे अंदर ये चीजें क्यों हैं, मैं आम लड़कों जैसी क्यों नहीं हूँ। जो थे मेरे परिवार के, उन्होंने मुझे पागल साबित कर दिया था। लाइक छक्का, मामो, गुड़, हिलती डुलती इमारत, लहर, पेप्सी, लाइक ऐसे भद्दे कमेंट से क्या बोलते, सबसे पहले एक जजमेंट किया जाता है। हालत हो गई थी उनकी कि कोई भी किन्नर समुदाय का अगर इंसान दिखता था तो उसे एंड द शूट एंड साइड का ऑर्डर था, एंड द स्पॉट गोली मार दिया जाता था उनको। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा किन्नर समुदाय का कोई सदस्य उस सरजमी पे जाकर, सरहद पे जाके अगर शहीद भी हो जाए, तो मुझे इससे बड़ी और खुशी देने की कोई बात नहीं होगी कि हमारे किन्नर समुदाय जीते जी सबके काम आए और मरने के बाद भी इस धरती का नाम रोशन करके जाए और इस धरती का कर्ज चुका के जाए। नमस्कार दोस्तों, आप और हम आजकल ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर लोग आपकी पहचान से पहले आपको जज कर लेते हैं। आपके कपड़ों से, आपकी आवाज से, या आपकी पहचान से, या फिर सिर्फ इस बात से कि वो हम जैसे नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचने की कोशिश की है कि वो कैसा फील करते होंगे जब हम उनको उस तरीके से जज करते हैं। आज की बातचीत सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, आज की बात उन हजारों लोगों की बात जो हर दिन अपनी पहचान, इक्वलिटी और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। अक्सर लोग ट्रांसजेंडर को देखकर उनके बारे में अपनी जजमेंट पास कर देते हैं, बट कभी उनको समझने की कोशिश नहीं करते कि उनकी जजमेंट से या उनकी किसी भी एक्शन से उनकी रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। इसी के लिए एक संवाद जरूरी है और उसी संवाद को लेकर हम आए हैं बातें तेरी मेरी विद रीना के एक और न्यू सीरीज में, जहां पर है अनन्या शर्मा, ट्रांस वुमेन, हमारी स्पेशल मेहमान। तो अनन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें तेरी मेरी विद रीना में। थैंक यू सो मच रीना जी, आपके इस संवाद के लिए और आपकी इस बातों का भी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में होकर के आपने मुझे इतना एक सम्मान दिया, ना कि एक भेदभाव की नजरों से देखा। जी, मुझे तो लगता है अनन्या जी कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे पॉजिटिव एंड एक अच्छे ऑरा के लोगों से हम लोग कनेक्ट होते हैं। मुझे नहीं पता कि दुनिया क्यों आप लोगों को किसी गलत नजर से देखती है या वो सम्मान या वो दर्जा नहीं देती है जो कि आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। तो अनन्या जी, बातें करने से पहले हम यही जानना चाहिए कि एक जो अनन्या है वो कौन है। अनन्या एक सिर्फ नाम नहीं जी, एक पहचान है जिसने अपने वजूद के लिए एक लड़ाई लड़ी है। अपने उस समाज के उन तानों वानों से, उन गलियों से निकली है। हाँ। जहां से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि उस गलियों से निकलना एक आग के अंगारों पे चलने जैसा रहा है। जी। कई लोग तो इस अंगारों पे चलते चलते शहीद भी हो जाते हैं या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। और जिनमें जज्बा होता है आगे बढ़ने का, वही इस आग के रास्ते को पार करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं और अपनी एक पहचान अनन्या जैसा बनाते हैं। अनन्या की अगर मैं कहानी की बात करती हूँ तो अनन्या, आई नो कि आपकी जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रगलफुल होगी, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपको लोग देखते हैं, आपको देखते ही उनकी क्या धारणा बनाकर रखते थे। अभी तो खैर बहुत चेंज होगा, बट स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं, उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे आपको लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो धारणाएं होती हैं, अब मैं कमेंट्स में तो क्या बताऊं, जैसे कमेंट्स में तो वो कुछ भी बोल देते थे, लाइक छक्का, मामो, गुड़, हिलती डुलती इमारत, लहर, पेप्सी, लाइक ऐसे भद्दे कमेंट से क्या बोलते, सबसे पहले एक जजमेंट किया जाता है। ट्रांसजेंडर शब्द तो बहुत बाद में आता है, लोग तो सबसे पहले हिजड़ा कह के गाली दे के सम्मानित करते हैं। सम्मानित तो क्या, एक भेदभाव की नजरों से देखते हैं। उस समय कैसा फील होता है आपको? बहुत ही बुरा एक तरह से, क्योंकि एक अपमानजनक बातें सुनना। मन करा कभी किसी के खींच के चाटा मारूं। चाटा मारने से क्या फायदा होगा? कितनों को चाटा मारे, बहुत सारे समाज के अनगिनत लोगों हैं, कितनों का चाटा मारे, हाथ नहीं दर्द होगा अपना। ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला है आपने, यानी कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगा, हम दूसरे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो वो हमारा हाथ की दर्द करेगा। बहुत सही बात बोली है अनन्या, और ये सिर्फ अनन्या शर्मा ही बोल सकती हैं। सो अनन्या, ये बताइए कि
अगर फर्स्ट टाइम कोई भी पर्सन आपसे मिलता है तो उसको अनन्या शर्मा किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी शो करेगी? सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि वो मेरे वर्क को देखना पसंद करता है या मेरे आइडेंटिटी को। अगर वो मेरे आइडेंटिटी को अगर जजमेंट करना चाहता है तो मैं एज अपने आप को ट्रांस वुमेन ही बताती हूँ, और अगर मेरे वो वर्क को देखना पसंद करता है तो मैं अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग एज अ ट्रांस वुमेन एक्टिविस्ट या फिर एक सोशल वर्कर के अकॉर्डिंग मैं उसे बताती हूँ कि आई एम अ सोशल वर्कर। यू आर ए सोशल वर्कर, ओके। सो अभी अनन्या मुझे ये बताओ कि ये तो चलो सोशल वर्क की वाली होगी कि आपकी क्या पहचान है आज की डेट में, कि अनन्या सिर्फ एक ट्रांस वुमेन ही नहीं बल्कि ट्रांस वुमेन के साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे समाज के उद्धार के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। अनन्या, क्या आपको वो समय याद है जब आपको पहली बार महसूस हुआ कि आप इस समाज के जैसी नहीं है? मेरे को इस बारे में तब पता चला जब मैं 15-16 साल की थी तब, क्योंकि अमूमन जो एक बच्चा होता है, लाइक छोटा सा बच्चा 1 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र तक उसे कोई अपने जेंडर के बारे में पता नहीं होता है। वो इस चीज के लिए सीखता है, जैसे कि आप एक कच्ची मट्टी होती है, आप उसे जैसा आकार देंगे वो वैसे ही आकार में रहेगी। तो उसी प्रकार से मेरा जीवन एक कच्ची मट्टी की तरह ही था। जब मैं 15 साल की उम्र से जब मैं आगे बढ़ी तब मुझे पता चला कि मेरी लाइफ इन सबसे अलग है। उस टाइम पे ऐसा क्या फील हुआ? मतलब मैं वो सिचुएशन जानना चाहती हूँ कि ऐसी वो कौन सी चीजें थी या किन बातों को आपने नोटिस किया कि आपको लगा कि आप एक लड़का नहीं है? देखिए, अमूमन सीधी सी बात ये रही है कि जैसे लड़कों के लिए एक क्रिकेट खेलना, बैट बॉल खेलना या लाइक जो बॉयज के जो गेम्स होते थे, मुझे उनमें कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। ओके। मुझे गर्ल्स के जो लाइक उनके गुड्डे गुड़िया का खेल और जो उनके जो गेम्स होते थे वो खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। चाइल्डहुड से ही या सिर्फ 12-15 साल? चाइल्डहुड से ही मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था। लाइक गर्ल्स के कपड़े पहनने का शौक, मेकअप का, डांस का, इन सब का मुझे स्टार्टिंग से ही शौक रहा है। क्रिकेट का और बॉयज की जो इंडोर गेम या आउटडोर गेम्स होते हैं उनमें कभी मुझे इंटरेस्ट रहा ही नहीं। तो 15 साल की एज ही क्यों उम्र है कि उसी वक्त आपको फील हुआ? 15 साल की उम्र ही इसलिए क्योंकि उस एज तक मेरे साथ काफी कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी। बताना चाहेंगे आप? उदाहरण के तौर पे सबसे पहले 13 साल की उम्र में ही मैंने अपनी माता को खोया था। जब मेरी मम्मी एज अ ये हार्ट अटैक से क्या बोलते हैं उनकी डेथ हो गई थी। ओके। और उसके जस्ट 2 साल बाद ही मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था एज अ कार एक्सीडेंट में। ओह माय गॉड। तो उस एज में जब मेरे परिवार से मेरे माँ बाप का साया जब उठ गया तब मुझे मेरे परिवार द्वारा ही मानसिक प्रताड़नाएं दी गई, जिसकी वजह से मुझे अपने आप में एक प्रश्न उठा कि मैं ऐसी हरकतें, क्योंकि मेरी जो हरकतें थी वो एक आम लड़कों जैसी तो थी नहीं, मुझे लड़कियों जैसी हरकतें थी मेरे अंदर शुरू से ही। तो मैं अपने आप से ही वो प्रश्न करती थी कि मेरे अंदर ये चीजें क्यों हैं, मैं आम लड़कों जैसी क्यों नहीं हूँ। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप शेयर करना चाहे, ये सिर्फ मैं एक फॉर एग्जाम्पल करना चाह रही हूँ कि आगे आज के डेट पे कोई बच्चा या कोई भी ट्रांसजेंडर इस तरीके के वीडियो देख रहा है तो उनको भी वो चीजें हैंडल करना है। तो जो फैमिली की साइड से आपको प्रताड़नाएं दी गई या फिर जो भी मिसबिहेव किया था वो किस तरीके के मिसबिहेव थे? देखिए, जैसे एक बच्चों जैसे लाइक एक ट्रांस वुमेन जो बच्चा होता है उसके साथ सबसे पहले तो एक मानसिक प्रताड़ना ये की जाती है, उसको ये बोल के कि तू क्या लड़की है क्या, या कोई छक्का है क्या जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अगर वो डांस कर रहा है, मेकअप कर रहा है तो उस चीज के लिए उसे प्रताड़ना दी जाती है, उसे मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। कई कई तो बाबाओं के, तांत्रिकों के भी दिखाया जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। ओके। और आप अमूमन अंधविश्वास, और आप ये ज्यादा आप गांव के इलाकों में ज्यादा देखोगे। हाँ। शहरों में तो चलो ठीक है, अब थोड़ी बहुत अब इस चीज की अवेयरनेस होने लगी है, फिर भी कई लोग अभी भी माँ बाप जो होते हैं वो डॉक्टरों के दिखाने की कोशिश करते हैं। अमूमन उनको तो मारते भी हैं, पीटते भी हैं। इस वजह से बच्चे क्या बोलते हैं, उनके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं सुसाइड कर लेते हैं। आपने कौन सा रास्ता चुना? दोनों ही। घर छोड़ दिया? पहले सुसाइड किया। ओके। क्यों? मतलब वही चीजें नहीं हैंडल हो पा रही थी? अब देखिए, जब इंसान के ऊपर इतना प्रेशर होता है, जब एक माँ बाप का साया उड़ जाने के बाद एक परिवार उस पर प्रताड़ित करता है, तो बच्चे के पास सिर्फ सुसाइड करने के अलावा कोई चांस नहीं बचता। वो भी कितने साल की उम्र, मात्र 15-16 साल की उम्र, जब उसका बचपन ही अभी शुरुआती ही जीवन में जी रहा हो और उसको इस संघर्षों के साथ अगर जीना पड़ रहा हो,
तो बच्चा इतना तो जल्दी फेस नहीं कर सुसाइड पाता। करने का जो डिसीजन था उसके बाद मतलब आप कैसे बचे और कैसे वहां से सुसाइड? शायद ये तो भगवान की दया ही थी जो, बट मैं जानना चाहूंगी और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। हाथों की नसें काटना, जहर खाना और छत से भी कूद जाना। अनन्या, जब आप नस काटती थी या सुसाइड करने की कोशिश करती थी उस टाइम पे कौन बचाता था? फैमिली, वही फैमिली बचाती होगी? नहीं, बचाने को तो कोई भी नहीं आता था, भगवान ही बचाता था ऑब्वियसली, क्योंकि उनको थोड़ा ना पता होता, उनके सामने थोड़ा ना हाथ की नसें काटती थी या फिर मैं उनके सामने सुसाइड करने की कोशिश करती। जब वो कहीं इधर उधर होते थे उनसे छुप करके मैं ना फ्रस्ट्रेट होकर के बंद कमरे में इन चीजों में करती थी। बहुत ज्यादा टफ है, मतलब वो जो सिचुएशन आत्महत्या करना इतना आसान नहीं है। नहीं आसान, अगर आसान ही होता तो आज जनसंख्या कब की खत्म हो जाती। ये बात तो सही है। सो ये बताओ कि उस वक्त आपको अपने को समझाना मुश्किल लगा या दुनिया को समझाना मुश्किल लगा आपकी आइडेंटिटी के बारे में? मेरी आइडेंटिटी के बारे में सबसे पहले तो दुनिया को समझाना बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मैं तो एक पारदर्शी कांच की तरह थी, जो मैं अपने प्रतिबिंब को देख करके मैं अपने आप को समझना, पढ़ना मेरे लिए सबसे बड़ा ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो पार्ट नहीं था, लेकिन दूसरों को पढ़ाना इस किताब को, जिसके पन्ने आज तक किसी के अक्षर आज तक किसी ने समझे ही नहीं, LGBTQ कम्युनिटी को आज तक किसी ने समझा ही नहीं, उस समाज को समझाना मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट रहा। सो मुझे ये बताइए कि जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया यू आर अ ट्रांस वुमन, राइट, तो उस समय सोसाइटी का और आपकी फैमिली का क्या रवैया था? जैसा हर होता है एक अंधविश्वास, देखिए एक 90s के जो जमाने के लोग थे उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसजेंडर पर्सन्स को या तो सड़क पे भीख मांगते हुए या फिर बधाई मांगते हुए या ट्रेन में सिग्नल पे भीख मांगते हुए ही देखा है। इससे कुछ आगे करते हुए देखा ही नहीं, क्योंकि कभी समाज ने कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया। सही बात है। एंड हमें भी नहीं पता था, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमें भी नहीं पता था वो। और तो कौन माँ बाप चाहेगा कि आप उसका बच्चा क्या बोलते एक किन्नर या फिर एक ट्रांस वुमेन बन करके अपनी लाइफ जिए। आपको लगता है कि अगर आपके मम्मी पापा उस टाइम पर होते, वो आपको सपोर्ट करते, या जो चीजें आपने उस वक्त झेली वो नहीं झेल पाते, आपके लिए लाइफ थोड़ी सी इजी होती? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मेरे माँ बाप भी अगर जिंदा होते तो सबसे पहले मैं उनको समझाने की ही कोशिश करती इस चीज को लेकर के कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये मेरी प्रकृति ही ऐसी है, इस प्रकृति के अनुसार ही मैं चल रही हूँ, और इस प्रकृति के अनुसार आपको एक बार समझना पड़ेगा कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। और काफी हद तक होता तो शायद वो समझ भी जाते, क्योंकि मेरे परिवार पढ़ा लिखा परिवार था, कोई अनपढ़ व्यवहार तो था नहीं। मैंने कुछ टाइम पहले आपकी काफी सारी पोस्ट देखी थी जिसमें आपने अपनी मदर के लिए बहुत ज्यादा, मदर्स डे पर भी आपने कुछ पोस्ट वगैरह डाली थी। आपकी मदर कितना इम्पोर्टेंट थी आपकी लाइफ में? जैसा एक माँ के लिए एक बच्चे के लिए अहमियत होती है, वैसे ही हम किन्नर समुदाय के लिए अपने माता पिता के लिए एक बहुत अधिक जुड़ाव होता है, जैसा कि एक पृथ्वी और एक चंद्रमा के लिए एक होता है जुड़ाव, वैसे ही। अगर मैं बात करती हूँ जब आपकी मम्मी एक्सपायर हुई, उसके बाद आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आए? संघर्षों का वो दौर, जब 2013 में मेरी माँ जब एक्सपायर हुई, उस समय मेरी मात्र उम्र 12-13 साल की ही रही होगी मेरी उस समय, जब तो उस समय मेरा एक बचपन का एक दौर चल ही रहा था, क्योंकि आज से पहले तो मैंने कभी चीजें देखी ना सुनी, क्योंकि मैं इसे पिक्चरों में देख करके ही मैं हंसा करती थी कभी, लेकिन एक वास्तविक देखना कि मृत्यु और जीवन का सच क्या है, काफी मेंटली डिस्टर्ब भी मैं हुई। 2 साल तक मैं इस चीज के लिए काफी डिप्रेस्ड भी गई, अपने आप को संभाल भी नहीं पाती थी, क्योंकि एक बच्चे को माँ से जुदा होना काफी बहुत बड़ा मेरे लिए तकलीफदायक भी रहा। स्कूल की पढ़ाई में भी मुझे काफी दिक्कतें आई। मेरे स्कूल के एग्जाम्स थे, उस समय मैं 8वीं की कक्षा में थी, मैं उस समय बोर्ड के एग्जाम्स भी नहीं दे पाई थी मैं, और काफी डिप्रेस्ड भी रही थी। मैंने फिर अपने आप को संभालने की कोशिश की ही थी कि उसी समय मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए, तो मेरे पे डबल पहाड़ टूट पड़ा। एक पहाड़ का दर्द मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को सहन कर पा रही थी, तो उसी बीच में अचानक से मेरे पिताजी के जाने के बाद का वो दर्द मैं बड़ी मुश्किल से वो सहन नहीं कर पाई। सो उस समय जब आपने पहले बताया था हमें कि आप सिर्फ 8th क्लास तक ही आपने स्टडी करी है, राइट, तो स्टडी
छोड़ दी बीच में, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? आपने वो 8वीं क्लास से लेकर जो होता है कि 12th क्लास के तक का जो टाइम पीरियड होता है 5 से 6 साल, उस टाइम पीरियड को कैसे यूटिलाइज किया? उस चीज को तो ये था कि पिताजी के जाने के बाद फिर मेरा तो मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था, और घर वालों ने भी मुझे, वैसे नाम तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे घर वाले जो थे मेरे परिवार के, उन्होंने मुझे पागल साबित कर दिया था। ओह माय गॉड। क्योंकि ऑब्वियसली मैं मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ ही चुका था, और आप समझ भी सकते हो कि एक माँ बाप के जाने के बाद जो पीछे से जो एक फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसके पीछे जो होते हैं लोग, वो किस तरह से आपको पागल घोषित कर सकते हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी बस ये लगा कि मम्मी पापा है नहीं तो और बस इसके प्रॉपर्टी मिल जाएगी आराम से, बस। तो उस चीज के लिए मुझे पागल घोषित भी किया। तो मैं उस चीज के लिए पहले मैं काफी हद तक पहले अपने आप को थोड़ा झेली, संघर्ष भी करी। 18 वर्ष के होने के पश्चात मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया इस घर को छोड़ने का। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली 18 साल से पहले तो कोई छोड़ता है भी नहीं, और मेरे को डर भी लगता था, क्योंकि आज से पहले तो मैं एक सड़क तक पार नहीं कर पाती थी। डिसीजन क्यों लिया? डिसीजन इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि जब मैं सुसाइड, आत्महत्या करने की कोशिश की, आत्महत्या से भी जब नहीं मर पा रही थी, तब मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही था, घर छोड़ के चले जाओ, एटलीस्ट सुकून की जिंदगी बस इस परिवार से तो ताने तो नहीं सुनने पड़े। चलो अभी तो बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, मुझे ये बताओ कि कितने बॉयफ्रेंड है? पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था। पर वही वाली बात है कि अगर आज मैं पूर्ण रूप से एक स्त्री, एक लड़की होती तो काफी अच्छा रिलेशनशिप चलता, लेकिन एक ट्रांसजेंडर पर्सन, एक किन्नर समुदाय का होकर के भी रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चला नहीं जब तक। लेकिन हाँ, मेरे साथ 1.5 साल तक रिलेशनशिप था उसका, इंसान का नाम तो नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन जब तक वो था तब तक मेरा कोई वजूद नहीं था। आज जब वो गया मुझे छोड़ करके, तो उस एक पहले वाली अनन्या में और एक आज के अनन्या में बस यही डिफरेंस रहा है कि उसके जाने के बाद का जो मेरे अंदर की जो एक आग थी, वो एक आग जली। काफी सारे लोग जो होते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन मैंने उस चीज को फॉलो ना करके मैंने अपने आप में सोचा कि चलो वो गया जो गया, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है कि ये इंसान अगर दोबारा किसी मोड़ पे मिले तो मैं से आंख मिला के कह सकूं कि तू मुझे जहां छोड़ के गया था मैं वैसी ही नहीं, उससे भी आगे बढ़ चुकी हूँ। तो वन साइड लव था या बोथ साइड लव था? अब मेरे लिए तो वो छोड़ के तो गया, वो बोथ साइड लव था, लेकिन वो शायद मूवी को यूटिलाइज करके गया ऑब्वियसली। जब तक वो उसका मन था तब तक खराब, जैसे च्युइंगम होती, जैसे में च्युइंगम को चबाते हैं, मतलब प्यार में दोगे आप लोग भी खाते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारे लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे अंदर एक प्रेम की जो भावनाएं होती है, सबके लिए होती है, बट हमें धोखे मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफी हद तक होते हैं। धोखा तो हर किसी को मिलता है, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे किन्नर समाज हो। राइट, आपके इसमें ज्यादा रेशियो ज्यादा रहेगा। तो मुझे ये बताओ कि जब अगर हम ये लव अफेयर की भी बात करते हैं तो सेम कम्युनिटी के ही लोग मिलते हैं या फिर जो आपके बॉयफ्रेंड थे वो नॉर्मल थे? देखिए, अब इसमें भी एक्चुअल में है क्या है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन भी है, तो उनकी भी एक, बिकॉज अभी तो सेम सेक्स मैरिज का तो अभी तक तो भारत में अलाउड हुआ नहीं है, लेकिन हम एक सेम जेंडर को लेकर के हमारी तरफ एक अट्रैक्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो नॉन कम्युनिटी से हो या फिर एक स्ट्रेट बॉय हो, क्योंकि एक ट्रांस मैन वो भी अधूरा है और एक ट्रांस मैन वो भी अधूरी है, तो दोनों मिलके ही पूरे होते हैं। करेक्ट, सही बात है। तो मुझे ये बताओ कि आज के जब भी लोग ट्रांसजेंडर को मिलते हैं तो वो अब पहले ही उनके लिए जजमेंट पास कर देते, क्या ये सही है? नहीं, मेरी नजरों में ये बहुत गलत है, क्योंकि आप बिना किसी को देखे उसके जजमेंट आप नहीं कर सकते, ना ही उसके कैरेक्टर को लेकर के या उसके बिहेवियर को लेकर आप सवाल उठा सकते हो। हमने सुना है आपने जॉब भी करी थी। जी हाँ, मैंने 3 साल मैंने एक सरकारी कार्यालय में भी काम किया था। वर्ष 2022 में जब कोविड हटा था उस समय बेरोजगारी भत्ता के तौर पे एक गवर्नमेंट ऑफिस में भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो मैं वहां लगी भी थी। वहां पर किस सिचुएशन में आपने जॉब छोड़ी? सिचुएशन वही थी, मेरे जेंडर को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। पहले तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में उनको जब पता चला कि मैं किन्नर समुदाय से हूँ, तो उन्होंने ये कह के मुझे ये निकाल दिया था कि यहाँ इस ऑफिस कार्यालय में केवल पुरुष और महिला ही काम कर सकती, किन्नर समुदाय के कोई काम नहीं कर सकते हैं।
तो आपको क्या लगता है, मतलब किन्नर्स को लेकर या ट्रांसजेंडर को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या रहती है? देखिए, सबसे पहली ट्रांसजेंडर और किन्नर को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रांसजेंडर एक जेंडर से दूसरे जेंडर की जर्नी होती है। किन्नर हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक कल्चर है। जैसे सब स्टेट्स के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, वैसे ही किन्नर समाज हमारा एक कल्चर है। क्योंकि हमारे इस पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से पहले इन्हें बुलाया जाता था, क्योंकि ट्रांसजेंडर शब्द तो पहले था भी नहीं। कहीं जोगती, अरवाणी, जोगता, मौसी, बुआ जी, और पाकिस्तान साइड में जाओ तो आपको ख्वाजा सराय, हिजड़ा और भी कई नामों से बुलाया जाता था। बट अनन्या, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोग बड़े ही आध्यात्मिक हैं, हर चीज में पूजा पाठ करते हैं, है ना। बिना पूजा करे तो लोग खाना भी ग्रहण नहीं करते आज के डेट में। और जो किन्नर होता है, किन्नर की अगर मैं बात करती हूँ उत्पत्ति की, तो बहुत ही धार्मिक, और कहा जाता है कि आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। तो ऐसा क्या समाज का रूप चेंज हुआ कि किन्नर को इतने अरसों से, इतनी सदियों से एक गलत ही नजरों से देखा जाने लगा? देखिए, इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है ब्रिटिश काल से। जब 1857 से पहले जब ब्रिटिश काल आया, तब ब्रिटिशों ने सबसे पहले हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया और देखा कि किन्नर समुदाय यहाँ पर बहुत पूजनीय है, तो उनको सबसे पहले क्रिमिनल घोषित किया गया। यहाँ तक कि आपने कहीं सुना होगा कि भारत की स्वतंत्रता की आजादी में सिख, मुस्लिम, हिंदू, ये सब लोग थे, लेकिन किन्नर समुदाय का एक भी इंसान आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस समय आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। और यहाँ तक ये हालत हो गई थी उनकी कि कोई भी किन्नर समुदाय का अगर इंसान दिखता था तो उसे एंड द शूट एंड साइड का ऑर्डर था, एंड द स्पॉट गोली मार दिया जाता था उनको। ये तो आई गेस किसी को भी नहीं पता है, ये बहुत कम इतिहासकारों ने भी नहीं, हिस्ट्री में इतिहासकारों ने लिखी ही नहीं बात। आपको मैं एक बता दूं कि रानी पद्मिनी की जौहर के समय भी 500 किन्नरों ने जौहर किया था। सवाई माधोपुर के दुर्गावती के जल जौहर के समय 100 किन्नरों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी, पर इतिहासकारों ने हमें इस चीज के लिए दबाया गया। तो आपको क्या लगा कि ये चीजें मतलब सिर्फ ब्रिटिश काल की वजह से ही पेजों में नहीं आई है, या कुछ और भी? इसके अलावा भी मैं, जैसे मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो मुगलों ने सबसे पहले हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करके किन्नर समाज सबके गर्दन पे तलवार रखे उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनसे अनैतिक कार्य करवाए गए और उनको अपने शाही हरम में रखा गया, जिसके कारण आज मेरे इस किन्नर समुदाय की ये दुर्दशा है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए या तो बदन बेचता हुआ नजर आ रहा है या सबके सामने लोगों के पास हाथ फैलाता हुआ दिख रहा है। इट्स वेरी ट्रू। सो नन्हे, ये मतलब जो आप अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट्स नॉट अ नॉर्मल। और देखा जाए तो आपने सिर्फ 8th क्लास तक ही स्कूल की पढ़ाई करी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है कि आपको क्या लगता है, डिग्री का ज्यादा महत्व होता है या आपकी नॉलेज का ज्यादा महत्व होता है? मेरे अनुसार तो अनुभव, एक एक्सपीरियंस। क्योंकि डिग्रियां तो केवल एक कागजी कार्यवाही के तौर पे आपके बस दिखाता है कि हाँ आपने पढ़ाई की, लेकिन आपने उस पढ़ाई को कितना एब्जॉर्व किया है या कितना अनुभव में लिया है, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी किताबें लिखी गई है एक अनुभव से ही लिखी गई है। अगर हमें पता नहीं है कि शिकंजी कैसे बनेगी, तो उसमें चीनी ऐसे मिलती है, उसमें नींबू ऐसे मिलता है, पानी ऐसे मिलता है, तो वो एक अनुभव हुआ, तभी तो वो लिखी गई किताबों में। बिल्कुल सही बात। अनुभव ही सबसे पहले जरूरी है, बाद में डिग्रियों का महत्व है। कितनी अच्छी बातें करती हो यार। मतलब टीचर भी फेल हो जाए। ओके, सो ये बताइए, अगर आपको पूरे समाज को एक दिन में चेंज करना हो तो वो कौन सी पहल होगी जो आप करना चाहेंगी चेंज? सबसे पहली चीज तो ये कि जियो और जीने दो। क्योंकि आपका ये समाज हमारा ये समाज कोई ऊपर से उतरा हुआ स्वर्ग का अप्सरा या फिर कोई एलियंस नहीं है। आप ही की घर की वो मिट्टी के वो पौधे हैं जो आगे बढ़ के हम फूल बनेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बोलते कुचलना चाहते हैं या उसे खिलाना चाहते हैं, ताकि वो इस समाज को एक नई रोशनी, एक नया नजरिया दिला सके। क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू। सो अनन्या, मुझे ये बताइए कि बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर ली, आपकी जर्नी, क्या स्ट्रगल वगैरह सारी चीजें रहती है, उन सब के बारे में। सो नाउ आई वांट टू चेक कि
प्राइड मंथ, जो बेसिकली वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इसी मंथ में आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपने दी। तो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि जो जून मंथ है इसे प्राइड मंथ के से नाम सॉरी जो जून मंथ है इसको प्राइड मंथ के नाम से क्यों जाना जाता है? प्राइड मंथ केवल एक महीना नहीं है, हमारी एक गौरवशाली यात्रा है जिसे हम प्राइड मंथ के नाम से जानते हैं। प्राइड एक तरीके की हमारी गौरवशाली एक स्वाभिमान है हमारे लाइफ का, जिसमें हमारे जो समुदाय है LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, क्वेयर, एसेक्सुअल और इंटरसेक्स, इन सबका एक समुदाय, एक अम्ब्रेला है। तो उस चीज को हम सेलिब्रेट करने के लिए ये प्राइड मंथ, हम जो ये जून पूरा महीना होता है, हम इस चीज को एक गौरवशाली यात्रा के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या क्या करते हो इस मंथ में आप लोग? इस चीज में हम मंथ में हमारे सोशल एक्टिविटीज के जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं वो इस चीज के अवेयरनेस के कभी कोई प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ अच्छी लाइक कोई शॉर्ट मूवीज होती हैं उस चीज का प्रेजेंटेशन करते हैं। अभी सडनली मेरे भी एक अपडेट चल रहा है अभी एक मूवी का, जिसके लिए मैं अभी काम कर रही हूँ। मैं अभी क्या अवेयरनेस के लिए मैं काम कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे कुछ एक्टिविटीज, गेम्स और कुछ इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स और होते हैं, उस चीज के हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं पूरा। ओके, सो जब ये प्राइड मंथ कंफर्म किया गया LGBT कम्युनिटी के थ्रू कि इस महीने को प्राइड मंथ के नाम से ही सेलिब्रेट किया जाएगा, कुछ मैसेज था इसके पीछे या कुछ स्टोरी थी कि जून ही क्यों? एक्चुअल में ऐसे तो बहुत सारे मंथ है हमारे, तो जनवरी भी है, फरवरी भी है। जून इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी शुरुआत एक स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी, जहां पर एक LGBT कम्युनिटी के समुदाय के साथ में मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। बकायदा उनके साथ मोर्चा भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुई। तो उस चीज के हक की लड़ाई के लिए हमने जून मंथ में उस टाइम उनकी शुरुआत हुई थी। तो वहां से वो क्रांति फैलते फैलते पूरे ऑलराउंडर पूरे भारत में और हर जगह पे हुई है। और इस चीज के हमने हक की लड़ाइयां भी लड़ी काफी। और अगर मैं बात करूं तो जून मंथ इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये एक टाइम पीरियड होता है, ये सबसे ज्यादा पूरे 6 मंथ। और इसका जैसे हम अगर भारतीय शास्त्रों के अनुसार कहें तो उस समय हमारे जो सूर्य भगवान होते हैं वो उत्तरायण से दक्षिणायन में आ जाते हैं। ओके, इसका भी साइंटिफिकली कुछ होता है। ओके, तो बहुत ही मतलब काफी अच्छी यूनिक चीजें आपसे बातें जानने को मौका मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और मुझे ये बताइए कि अभी जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो माँ विद्या संस्थान के साथ आप जुड़ी हुई हैं। क्या है ये माँ विद्या संस्थान और आप इनके साथ जुड़कर किस तरीके की सोशल एक्टिविटीज कर रही हैं? माँ विद्या डायबिटीज फाउंडेशन कि मैं वहां तो कोर मेंबर हूँ। इसकी डायरेक्टर और फाउंडर है मीनाक्षी शर्मा जी, जो एज अ स्ट्रेट नॉर्मल वुमेन है। मैं एज अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ उनके साथ एज अ जुड़ करके उनके साथ मैं एज अ एक्टिविटीज भी करती हूँ, सोशल एक्टिविटीज में, जिसमें डायबिटीज लोगों के लिए और ब्लाइंड बच्चों के लिए, महिला बंदी के लिए और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए मैं उनके राइट्स और उनके हक के लिए काम करती हूँ। लाइक उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर के भी हो गया। और आजकल आप देखते होंगे कि ट्रांसजेंडर जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए अगर कोई दवाई का हो या बीमारी हो तो उनके लिए आसानी से चेकअप भी हो जाता है, बट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उनको दवाई या फिर उनको चिकित्सा का जो एक लाभ होता है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उनके साथ जुड़ करके ये काम करना चाहती हूँ ताकि जो मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी समुदाय के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक लाभ मिल सके, डॉक्टरी प्रोवाइड। क्योंकि डॉक्टर्स में जैसे कि हम कहीं डॉक्टर्स में दिखाने के लिए SMS में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ भेदभाव होता है। उन भेदभाव की उस चीज को तोड़ना चाहते हैं। काफी ऐसे केसेस हैं हमारे। देखा जाए तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप लोगों के साथ मिसबिहेव होता है, कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते इस तरीके का। हाँ, मतलब डॉक्टर तक आप लोगों के साथ इस तरीके की बहुत व्यवहार रखते हैं, बहुत ज्यादा। जबकि डॉक्टर को तो जिसमें तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर छोड़िए, आप तो जो वकील और पुलिस वाले होते हैं वो ही हमारे साथ क्या बोलते हैं, बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। मानती हूँ कि मैं मतलब वो हमसे अभद्र व्यवहार करते हैं, पर एक सवाल मैं भी अपने ही समाज की तरफ से उठाती हूँ कि अगर वो हमारे ऊपर 4 उंगलियां दिखा रहे हैं तो हमने उनको क्या दिया? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने इस समाज को क्या दिया? डर, अंधविश्वास कि इनकी दुआ बदुआ लग जाएगी या इनके
हाथ लगाने से कुछ गलत हो जाएगा। तो काफी हद तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक समाज का डर बना हुआ है, और इस वजह से काफी हमें इन चीजों को झेलना पड़ता है। अवेयरनेस की वजह से नहीं हो पाता, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमें इन चीजों को। क्या आपको जब से आप माँ विद्या संस्थान के साथ जुड़ी हैं, कोई ऐसा पर्सन याद है जिसके लिए आपने हेल्प की हो? बहुत है। मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है ऐसा? फर्स्ट पर्सन देखिए, सबसे पहली चीज तो ये था कि मेरे माँ विद्या डायबिटीज फाउंडेशन जुड़ने के बाद मैंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, भजन संध्या, जिसमें मैंने अपने किन्नर समुदाय के सभी सदस्यों को बुलाया था। वो पहला एक ऐसा मंच रहा जिसमें मेरे किन्नर समुदाय को आकर के एक सम्मानजनक प्रेरणा मिली। कैसा फील हुआ उस वक्त? काफी अच्छा। मेरे ही किन्नर समाज के लोगों ने कहा कि अनन्या जी, आपके इस कार्यक्रम में हमें बहुत इज्जत मान सम्मान मिली। वो एक प्लेटफॉर्म मिला जहां लोगों ने उन्हें हिकारत की नजरों से नहीं, एक सम्मान की नजरों से देखा और हिल मिलकर देखा, जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान हो, वैसे ही आराम से बैठ के बातचीत की, खाना खाया साथ में उनके साथ। उस दिन आपको लगा कि मैं कुछ तो अलग कर रही हूँ और किसी की, और मेरे किन्नर समुदाय ने भी इस चीज के लिए मेरे सराहना की। वाओ, सो कांग्रेचुलेशंस, एंड आप डिजर्व भी करती हैं ये सब। तो अभी ये बताइए कि हम इतनी सारी कॉन्वर्सेशन हो गई है, तो अगले 5 साल का क्या टारगेट है अनन्या का, कि अनन्या शर्मा नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें कहाँ दिखने वाली है? मैं दिखूं या ना दिखूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जैसे किन्नर समुदाय के जो बच्चे हैं वो अब इस स्टेज पे, इस कुर्सी पे आकर के आपसे बातचीत करें। वो अपना तो वेलकम है सबके लिए, एंड मैं यहाँ पर खुले दिल से ओपनली सबको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी स्टोरी हमारे साथ यहाँ पर शेयर करनी है, तो आप हमारे पास ऑलवेज हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी। और बताइए, और क्या चाहिए? और एक चीज मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब तक जीऊं तब तक मैं चाहती हूँ कि मेरे इस किन्नर समुदाय का हर एक सदस्य अपने अपने एक सेक्टर में हो, खास तौर पे भारतीय नौसेना में। वाओ। क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा गर्व तभी होगा जब एक नौसेना ही क्यों, थल सेना भी है, थल सेना, सारे सभी सेनाओं में। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा किन्नर समुदाय का कोई सदस्य उस सरजमी पे जाकर, सरहद पे जाकर अगर शहीद भी हो जाए, तो मुझे इससे बड़ी और खुशी देने की कोई बात नहीं होगी कि हमारे किन्नर समुदाय जीते जी सबके काम आए और मरने के बाद भी इस धरती का नाम रोशन करके जाए और इस धरती का कर्ज चुका के जाए। अनन्या, कितनी अच्छी सोच रखते हो आप, सीरियसली कमेंडेबल है, एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ अपनी फीलिंग्स को। आप नौसेना में जाना चाहती थी? मैं तो नहीं चाहती थी, बस मैं तो ये था। भी पलके क्यों हो गई? नहीं, मेरे को तो खुशी इस बात की होगी कि मेरे ही किन्नर समुदाय का कोई इंसान अगर सरहद पे जाके इस देश के लिए नाम कमाए, तो मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि आप तो समझ ही सकते होंगे कि इस चीज के लिए कि एक जवान जब जाता है और जब शहीद होकर के आता है तो उसकी माँ बहुत गर्व महसूस करती है। अगर मेरे ही किन्नर समुदाय का कोई सदस्य अगर जाके शहीद भी हो, तो जो उसकी माँ जिसने उसको जन्म दिया, गर्व से क्या बोलते, छाती चौड़ी करके कह सके कि मेरा बच्चा जो था वो किन्नर होकर के भी उसने सरहद पे जाके अपने देश की मातृभूमि के लिए कर्ज था वो मिटा दिया। डेफिनेटली वो दिन भी आएगा जब हमारा देश खुलकर स्वागत करेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, हमारी जितनी भी आर्मी है उन सब में। सो आई विश कि वो दिन जल्दी आए, एंड आई वांट कि जो भी हमारी गवर्नमेंट के अफसर्स हैं वो अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेस्ट कर सकते हैं। एक होगा, इन लोगों के लिए गिफ्ट हो सकता है। सो प्लीज हमारी बात आगे जो भी कम्युनिटी है वहां तक पहुंचाइए। भारतीय नौसेना के लिए तो मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि अगर किन्नर समुदाय का कोई एक सदस्य भी अगर भारतीय नौसेना में या थल सेना में किसी में भी आ जाए ना, तो भारत पाकिस्तान तो क्या, पूरा विश्व जीत करके हम दिखा सकते हैं। क्या बात है। फिर तो जरूरत ही नहीं होगी, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं है, आराम से बहुत इस पूरे भारत को हम पहले की तरफ विश्व गुरु बना देंगे, जिसके आज के करीब 1400 साल पहले था। वाह अनन्या, क्या बात है। खैर, अभी बहुत सारी इमोशंस वाली बातें भी हो चुकी है, हमने आपको इमोशनल कर दिया बहुत ज्यादा। तो चलिए अभी रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, फटाफट से आपको आंसर देने हैं, ठीक है? ह्यूमैनिटी या आइडेंटिटी? आइडेंटिटी। एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस? अवेयरनेस। फैमिली या सोसाइटी?
सोसाइटी। क्यों? क्योंकि फैमिली तो सिर्फ एक अपने परिवार तक रहता है, सोसाइटी हमारा ये पूरा समाज है जिसके साथ हम मिल करके बैठ सके, उसके साथ बातें कर सके। वाओ। फियर या फ्रीडम? फ्रीडम। वन वर्ड फॉर योर जर्नी? संघर्ष। वन वर्ड फॉर योर टुडेज यूथ, आजकल का जो यूथ है उसके लिए एक शब्द? जियो और जीने दो। अगर अनन्या कोई बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, ठीक है, और वो अपनी पहचान को लेकर डर रहा हो, तो उसके लिए आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले चीज तो ये कि जो बच्चा अपनी आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी को लेकर के थोड़ा स्केयर हो, डरा हुआ हो, तो सबसे पहले चीज तो ये कि वो अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से इस चीज के लिए खुल करके बात करे। और उन माँ बाप से भी मैं यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे से समझे, एक बच्चे की तरह ट्रीट ना करे, एक अच्छा दोस्त समझ करके करे। क्योंकि जो पिता अपने बच्चे को एक अच्छा दोस्त समझ करके ट्रीट करता है, वो बच्चा भी खुल करके आपसे वो बातें कह सकता है। बिल्कुल, इस चीज के लिए मैं चाहती हूँ। और इसके अलावा भी जो हमारे नेशनल लीडर्स जो हैं, उनके एनजीओज में काफी सारे काउंसलर्स होते हैं जो फैमिली के लिए इस चीज में काउंसलिंग करते हैं, उस बच्चों को समझाते हैं। एंड आई थिंक ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनको भी इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का साथ देंगे, बच्चा तो वो आपका ही है, इट डजेंट मैटर कि वो किसी जेंडर को बिलोंग करता है, बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। सो आप उसको एज एन पेरेंट उसके साथ सपोर्ट बनकर खड़े होंगे तो वो आपका नाम तब भी रोशन करेगा। एंड अगर आप ही सपोर्ट नहीं बनेंगे तो फिर सोसाइटी क्या ही साथ देगी। सो दोस्तों, आज की बातचीत की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं थी, ये बातचीत थी एक आइडेंटिटी की, सम्मान की और इंसानियत की। सो शायद मुझे लगता है कि हम अगर लोगों को बदलने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें शुरुआत करना चाहिए लोगों को समझाने की, और लोगों से पहले हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। सो आई होप कि ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा होगा। एंड अगर आपको लगता है कि इम्पैक्टफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अनन्या शर्मा को सपोर्ट कीजिए, एंड ये पॉडकास्ट वहाँ तक शेयर कीजिए जहाँ तक अनन्या अपनी बात पहुँचाना चाहती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।